नमस्कार एंड वेलकम। आपका स्वागत है एग्जाम वर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे क्राइसिस पे। अब आप सोच रहे होंगे यूक्रेन और रशिया में इतना क्राइसिस चल रहा है, हर इंटरनेशनल न्यूज़, हर इंटरनेशनल चैनल उसको कवर कर रहा है और ऑलमोस्ट आई गेस आपने बहुत सारी वीडियोज़ या न्यूज़ आर्टिकल्स अब तक पढ़ भी लिए होंगे। तो फिर क्यों हम ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं? तो उसका जवाब है कि हम इस वीडियो को ना सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कोर्स के दौरान हमने आईआर और पॉल साइंस के अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करी। तो आज हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन थ्योरीज को लाइव समझने का कि कैसे जो थ्योरीज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ रहे हैं उनका रेलिवेंट हमारी रियलिटी में कैसे वो यूज़ हो सकती है और हम उनको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस क्राइसिस की। सबसे पहले ये आपके लिए एक मैप बना रखा है मैंने। तो ये जो हमारे पास रीजन है दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन के जस्ट राइट में वी हैव रशिया एंड उसके लेफ्ट में वी हैव यूरोप। तो ये तो हो गया हमारा मैप। अब स्टार्ट करते हैं क्राइसिस। क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ? ये हिस्ट्री जाती है क्राइसिस की 1991, जब यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ यूएसएसआर में जुड़े हुए थे। ये वो समय है जब रशिया ना होकर वो एक सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर। उस वक्त यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। बट 1991 दिसंबर में क्या हुआ? कोल्ड वॉर खत्म हुआ और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। उस डिसइंटीग्रेशन से रशिया सबसे बड़ा स्टेट निकल के आया प्लस 14 अदर स्टेट्स। उनमें से एक स्टेट था यूक्रेन। ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये हिस्से के बारे में। इस हिस्से का नाम है क्रीमिया। 2014 में रशिया ने क्या किया? इस हिस्से को एनेक्स कर लिया। एनेक्स कर लिया मतलब अपने अंदर ले लिया। तो क्रीमिया जब रशिया के पास गया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या लगा? रशिया फिर से एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपनी टेरिटरी, अपना जो एरिया है वो बढ़ा रहा है। तो उसको G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और G8 ग्रुप क्या बन गया? G7 ग्रुप। उसके बाद बहुत सारे सैंक्शंस मतलब उसके खिलाफ एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ने लिए, उस पर ट्रेड बैन कर लिया। बहुत सारी ट्रीटीज ऐसी हुई जिससे रशिया से उन्होंने अपने रिश्ते तोड़ लिए। तो ये तो रेपरकशन हुआ या फिर प्रभाव हुआ क्रीमिया को एनेक्स करने का। लेकिन आज का जो क्राइसिस है वो है यूक्रेन के अराउंड। अब यूक्रेन में कैसे ये क्राइसिस डेवलप हुआ वो जानते हैं। यूक्रेन का ये वाला हिस्सा जो कि दो टेरिटरीज से मिलकर बना है, एक है डोनेत्स्क, लुहांस्क। इन दोनों को साथ में बोलते हैं हम डॉनबास रीजन। जो आज का क्राइसिस है वो पूरे यूक्रेन में ना होके इस रीजन से जुड़ा हुआ है, जो कि दो रीजन से मिलके बना है। इस रीजन से अब क्राइसिस कैसे इमर्ज हुआ? क्राइसिस एकदम से सरफेस पे नहीं आता है, हमेशा उसमें एक हिस्ट्री जुड़ी होगी। क्योंकि जैसे हमने बताया 1991 तक यूक्रेन और रशिया एक ही संघ का पार्ट थे, सोवियत यूनियन या आपका यूएसएसआर। तो इस वक्त क्या था कि इनकी जो बाउंड्रीज थी वो ब्लर थी, ये बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन सेम थी। और जब पॉपुलेशन सेम होगी तो क्या होगा? कल्चर सेम होगा। तो यहाँ इस कल्चर के लोग जो ऑलरेडी रशिया का पार्ट रह चुके थे, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जो कि हम बुलाते हैं उन्हें रशियन सेपरेटिस्ट। इन रशियन सेपरेटिस्ट की जो इंटरनल डिमांड है वो क्या है कि हम वापस रशिया में मिक्स हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनका जो ओल्डर एक्सपीरियंस है टिल 1991 वो बहुत प्रो रशिया है। वहाँ की जो लोग हैं, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज सब रशिया वाली है। तो इन रियलिटी ये क्राइसिस रशियन सेपरेटिस्ट वर्सेस यूक्रेन सोल्जर्स का है। और क्योंकि ये रशियन सेपरेटिस्ट है और रशिया भी चाहता है कि हमारे पास वापस आए, इनका डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है रशिया से। इनको जितने भी बैकिंग मिल रही है, जितने भी आर्म्स मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं रशिया से। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरोप की।
अब यूरोप का क्या रोल है इसमें, क्योंकि इसका ये वाला बॉर्डर यूरोप से मिल रहा है, तो यहाँ का कल्चर बहुत सिमिलर है। आप लोग देखेंगे विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी बांग्लादेश और बंगाल का कल्चर बहुत सेम है, पंजाब और इधर पाकिस्तान का कल्चर बहुत सेम है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर ये बाद में आए, कल्चर बॉर्डर से बहुत पहले आ चुका था। लैंग्वेज और कल्चर की वजह से लोग आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और यही सेम केस हुआ यूरोप के इस तरफ के पार्ट के साथ, कि ये वाला यूरोप और ये यूक्रेन का हिस्सा जिसकी बाउंड्री यूरोप से टच कर रही है, वहाँ के लोग चाहते थे डेस्परेटली कि यूक्रेन ईयू का पार्ट बन जाए। उन्हें वो लिबरल कल्चर जो यूरोप में था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। ये तो हो गया एक लिटिल बैकड्रॉप। अब ये क्राइसिस इस वक्त दोबारा कैसे रीइमर्ज हुए? दोबारा क्या हुआ कि यूक्रेन के इस बॉर्डर पे थे 4 सोल्जर्स, इस डॉनबास रीजन के 4 सोल्जर्स, जिनको मार दिया किसने? रशियन सोल्जर्स ने। रशियन सोल्जर्स ने उनको अटैक किया और उसके बाद अपनी खुद की फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दी। अपनी फोर्स डिप्लॉय करने के बाद, वहाँ लगाने के बाद, उन्होंने 2 डिमांड हमारे सामने रखी कि इसको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाए और यहाँ पर एक रेफरेंडम हो। रेफरेंडम का मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन को कहा जाए कि आप वोट करके तय कीजिए कि आप यूक्रेन में रहना चाहते हैं, आप रशिया में रहना चाहते हैं, या आप एक इंडिपेंडेंट अलग से स्टेट बनना चाहते हैं। ये डिमांड मांग रहा है रशिया, बट यूक्रेन इसको क्या बोल रहा है कि जब तक रशिया वहां से अपना सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर लेता, अपनी फोर्सेस वहां से नहीं हटा लेता, वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। अब रशिया यूक्रेन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है उसे जो यूक्रेन उसका एक टाइम पे उसी के यूनियन का पार्ट था, उसके साथ इतना ज्यादा दुश्मनी रखने की या उसकी पॉपुलेशन के साथ ऐसा करने की? क्योंकि यूक्रेन चाहता है डेस्परेटली नाटो ज्वाइन करना। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप था जिसको कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो यूएस और उसके एलाइज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नाटो। नाटो का क्या काम था? नाटो का सिंपल पर्पस ये था कि कोई भी अटैक नाटो, यूएस या उसकी फ्रेंडशिप कंट्रीज या जो उसके दोस्त थे या एलाइज पे होगा, वो अटैक कंसीडर होगा यूएस पे, कि वो अटैक यूएस पे हुआ है और यूएस उसको काउंटर करेगा। तो ये सिद्धांत या ये प्रिंसिपल रहा है नाटो का, और इस वजह से रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा, यूक्रेन की पावर रशिया की पावर को आउट पावर कर जाएगी। तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन की पावर कभी भी उससे ज़्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि उन दोनों का बॉर्डर सेम है, तो वो अपने बॉर्डर के साथ ऐसा कोई स्टेट नहीं चाहता जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हो, प्लस जो रशिया के सबसे बड़े एनिमी यूएसए का फ्रेंड हो। तो इसीलिए वो बार बार ऐसी कोशिशें कर रहा है कि नाटो में यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। अब यूएसए क्यों यूक्रेन को इतना हेल्प करता है, इसका भी एक रीज़न जान लेते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यही आपके पास 2 पार्टीज थी जो परपेचुअल या एक लंबे वॉर या कॉम्पिटिशन में थी। तो जैसे ही यूक्रेन अलग हुआ, रशिया को काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या किया? उसको फंड्स देना शुरू कर दिया, उसको अपने साथ जोड़ लिया। इन फंड्स के साथ क्या हुआ? उसने उसको रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, उसको हेल्प किया अपनी कंट्री डेवलप करने में। यूक्रेन ने भी इन रिटर्न यूएसए को सपोर्ट किया, उसके इन्वेजन्स को सपोर्ट किया। तो इनकी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई, यूएसए प्लस यूक्रेन, और इसकी वजह से वो किसको काउंटर कर पाए? रशियन थ्रेट को। ये तो था आपका लार्जर पिक्चर कि कैसे क्राइसिस डेवलप हुए और क्या क्या उसमें न्यूएंसेस थे। अब हम इसको थोड़ा आगे ले जाके जितने भी हमने कोर थ्योरीज पढ़ी आईआर की, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि अगर आप एक रियलिस्ट थिंकर हैं, लिबरल थिंकर हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर हैं, आप इस क्राइसिस को किस नजरिए से देखेंगे और कैसे इस क्राइसिस को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बात करते हैं, रियल बात करते हैं, और उनके लिए अल्टीमेटली हर स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल।
वो एक ही बात करते हैं कि क्योंकि हमारे सिस्टम में अनार्की है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। अनार्की का मतलब है यहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी स्टेट कभी भी कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल रशिया बिना सोचे समझे कभी भी यूक्रेन में फोर्सेस लगा दी, उन पे एग्रेशन दिखाया, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हर स्टेट चाहता है कि वो सर्वाइव कर पाए, कोई भी उसको आके अटैक ना कर दे। इस सर्वाइवल के लिए वो क्या करेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा फॉलो करेगा। जैसे कि रशिया का सर्वाइवल किस पे टिका है कि यूक्रेन नाटो ना ज्वाइन करे, तो रशिया बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, कि यूक्रेन को नाटो ना ज्वाइन करना पड़े। सिमिलरली यूक्रेन भी सर्वाइव करना चाहता है, तो वो डेस्परेटली क्या सीख कर रहा है, नाटो की हेल्प। वो चाहता है बार बार नाटो को बचाना, नाटो की हेल्प, नाटो में शामिल होना। नंबर 2, सेल्फ हेल्प। रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि अल्टीमेटली ये कैसा सिस्टम है, ये एक सेल्फ हेल्प सिस्टम है। आपको हमेशा खुद पे ही भरोसा करना होगा, किसी और पे नहीं। तो हर कंट्री सेल्फ हेल्प परस्यू कर रही है, खुद को बचाना चाहती है। इसलिए रशिया खुद को बचाना चाहता है नाटो से, यूएस से, यूक्रेन खुद को बचाना चाहता है रशिया से। सेल्फ हेल्प फॉलो करते हुए जितने भी आप एक्शंस देख रहे हैं, ट्रीटी देख रहे हैं, वो लोग बार बार उसको परस्यू कर रहे हैं। नंबर 3, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। कलेक्टिव सिक्योरिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास नाटो। ये लोग कलेक्टिवली एक सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, किसको काउंटर करने के लिए, रशिया को, या उसके पावर को बैलेंस करने के लिए। देन वी हैव डेटरेंस। रशिया क्या कर रहा है, अपने आप को रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन और नाटो के बीच में एक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है कि ऐसा हम सिचुएशन क्रिएट कर दें कि वो उसमें शामिल हो ही ना पाए। देन लास्टली सेल्फ हेल्प हो गया, हाँ, स्टेट ही इसमें परपेचुअल एक्टर रहेगा, अपने गेन्स देखेगा और बात करेगा किसकी, रिलेटिव गेन की। रियलिस्ट हमेशा रिलेटिव गेन्स में बात करेंगे। एक बार रिलेटिव गेन समझ लेते हैं हम जल्दी से कि रिलेटिव गेन कैसे ऑपरेट होता है। रिलेटिव गेन, फॉर इंस्टेंस आपके पास 3 कंट्रीज हैं, ए, बी एंड सी। किसी को 10 गेन्स मिल रहे हैं, किसी को 8, किसी को 6। तो अगर ये रिलेटिवली सोचेंगे तो हमेशा वो रिलेशन में सोचेंगे एक दूसरे के कि किसको कितना मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस स्टेट सी को 6 मिल रहा है तो ये ट्रीटी तोड़ देगा, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा 2 लोगों को मिल रहा है। तो वो रिलेटिवली अपने गेन्स को देख रहा है कि मैं 0 सह लूँगा, जबकि मैं 0 गेन्स के साथ खुश हूँ, बट मैं किसी और को अपने से ज़्यादा गेन नहीं करने दूंगा। तो रशिया बार बार यही कर रहा है, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। बिकॉज अगर वो यूरोप प्लस यूएसए या नाटो कंट्रीज से दुश्मनी करता है तो रशिया को कितना नुकसान होगा, रशिया के अगेंस्ट फिर से सैंक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। जर्मनी जिसके साथ उसका नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, वो रुक सकता है और उससे सीधा असर उसकी इकोनॉमी पे होगा। रशिया ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, किस वजह से, क्योंकि ये उसके सिर्फ रिलेटिव गेन है। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो उसका जो रिलेटिव गेन है वो रशिया से ज़्यादा होगा। तो रशिया नहीं चाहता कि वो रशिया 0 गेन्स के साथ खुश है, बट वो रिलेटिवली किसी और को अपने से ज़्यादा गेन नहीं करने देना चाहता। तो इसलिए रियलिस्ट जब भी होंगे वो रिलेटिव गेन्स के साथ अपनी कोई भी सिचुएशन को देखेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मोरालिटी की। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जब क्राइसिस स्टार्ट हुए तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी क्योंकि उसे पता है रशिया के साथ उसका नॉर्थ स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट है, तो जर्मनी ने एकदम से सारे जो आपके देखोगे जितने भी इंटरव्यूज, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इंटरव्यू ना देके बहुत सॉफ्ट बोला कि ठीक है वी कैन मैनेज द क्राइसिस। क्यों, क्योंकि मोरालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन IR। उन्हें लगा कि हम मोरल स्टैंड तो ले ही नहीं सकते कि रशिया गलत कर रहे हैं, सही, हमें चाहिए क्या, सिर्फ अपने नॉर्थ स्ट्रीम से मतलब है, तो हम सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को
वो सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं। तो हर कंट्री सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने रिलेटिव गेन्स के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए एक्ट करेगी। उसके लिए वो मोरालिटी का ग्राउंड नहीं देखेगी या कॉपरेट करने का नहीं सोचेगी। ये तो हुआ हमारा रियलिस्ट ग्राउंड। अब बात करते हैं लिबरलिज्म की, कि लिबरल स्कॉलर्स इस पूरे क्राइसिस को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। लिबरल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के हमारी जो स्टेट्स हैं, बीट नाटो, बीट यूक्रेन और रशिया, ये कहीं ना कहीं आपस में बहुत, या इवन ईयू आपस में इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड रशिया का नॉर्थ स्ट्रीम, रशिया और यूक्रेन से जो पाइपलाइंस आ रही हैं गैस की, दैट इज हेल्पिंग ईयू, वो ईयू के डेवलपमेंट में, उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो बार बार क्या है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोग एक दूसरे पे इतना इंटरडिपेंडेंट है, आप नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा हो और आपके पास जो वो एक एज है वो छूट जाए, तो आप क्या करेंगे, कोऑपरेट करना चाहेंगे। क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आप उसके साथ लड़ाई ना करके कोऑपरेट करना चाहेंगे। इसके दो एग्जांपल मिन्स्क 1 एंड 2, ये दो वो ट्रीटी थी जो कि इस दौरान साइन हुई, जिनका काम क्या था, सीज फायर। सीज मतलब होता है टू स्टॉप फायर। तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच दो ट्रीटीज ईयू की कंट्रीज ने फैसिलिटेट कराई कि मिन्स्क 1 वो दोबारा फेल हुई, देन 2 कि हम कोऑपरेट करते हैं, डायलॉग यूज करते हैं, सीज फायर करके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें सबका फायदा हो। एंड लास्टली, अगर स्टेट्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट गेन्स पे ये लोग फोकस करेंगे, अनलाइक रियलिस्ट जिनके लिए क्या मैटर कर रहा था, सिर्फ रिलेटिव गेन्स। एब्सोल्यूट गेन्स मैटर करेंगे किनके लिए, लिबरल्स के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर स्टेट ए, बी एंड सी, अगेन सेम एग्जाम्पल, हर स्टेट इसमें क्या देखेगा, उनका एब्सोल्यूट गेन, कि उनको अल्टीमेट फायदा कितना मिल रहा है। तो रैदर देन गेटिंग टू अ जीरो गेन से अच्छा है उन्हें कुछ तो मिल रहा है, तो वो अपने एब्सोल्यूट गेन पे फोकस करेंगे। तो लिबरल्स क्या बोलेंगे, कंट्रीज विल ट्राई टू कोऑपरेट, कंट्रीज इंक्रीजिंगली कोऑपरेट करेंगी और अपने एब्सोल्यूट गेन्स पे फोकस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेटो है, उसको उसमें क्या गेन है कि यूक्रेन को शामिल ना करे, कि वहाँ पे वॉर नहीं हो रही है। यूक्रेन का एब्सोल्यूट गेन क्या होगा, वो सिर्फ उस पे फोकस करेगा। सिमिलरली हर कंट्री सिर्फ अपने एब्सोल्यूट गेन पे फोकस करेगी कि उस पूरी सिचुएशन से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर उन्हें कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री बी एंड कंट्री सी, इनको थोड़ा बहुत यहाँ लॉस हो भी रहा है, तो भी वो उस चीज़ से ईजिली डील करेंगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मतलब है सिर्फ अपने से, ना कि किसी और प्रायर कंट्री से। ये हो गया एग्जाम्पल लिबरल स्कॉलर्स का, कि कैसे लिबरल स्कॉलर्स इस पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं। और वो बार बार बोल रहे हैं कि जिस इंटरडिपेंडेंस की वजह से कॉपरेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल मिन्स्क 1 एंड 2, उसी वजह से बार बार एक ऐसा डिटरेंस क्रिएट होगा कि लोग वॉर पे नहीं जाएंगे। वो क्या चाहते हैं कि लोग डायलॉग करें, साथ में आके इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएं। लास्टली वी हैव कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या आर्ग्यू करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम में छुपा है कंस्ट्रक्ट, कि वो बोल रहे हैं हर चीज़ कंस्ट्रक्टेड है, तो जो हमारा गिवन क्राइसिस है ये भी कंस्ट्रक्टेड है। फॉर इंस्टेंस अलेक्जेंडर वेंड जब अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर अनार्की की वजह से ये सिचुएशन आ रही है तो क्यों ना हम इस अनार्की को ही रीइंटरप्रेट करें एक नए तरीके से। उसके बाद डील करें कि स्टेट क्यों और कैसे बिहेव करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको मजबूर कर रही हैं ये ऐसा बिहेव करने में, इतना हॉस्टाइल बिहेवियर अप्रोच करने में। तो ज़्यादा लोग तब बोलेंगे इंटरेस्ट, कि हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू करेंगे कि इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना परसेप्शन बदल सकते हैं। जैसे ही हम रशिया को लेस हॉस्टाइल तरीके से देखें
या रशिया यूक्रेन और नाटो के संबंध को हॉस्टाइल तरीके से ना देखे, तो जैसे ही उसका परसेप्शन चेंज हुआ रशिया का रिगार्डिंग यूक्रेन एंड नाटो, ये जो वॉर का इन्वायरमेंट है ये अपने आप कम हो जाएगा। और वो क्यों बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उनका मानना है कि हर स्टेट के पास है एजेंसी इज द कैपेसिटी, कि हर स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इन आइडेंटिटीज एंड इन इंटरेस्ट को चेंज करके दूसरे डायमेंशन से डिफाइन कर सके। तो अगर स्टेट के पास एजेंसी है, कैपेसिटी है, तो ये पूरा जो सिचुएशन है वो अपनी सोच और समझ से चेंज करके, अपना परसेप्शन चेंज करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजनरी वेज में, कि अगर इन लोगों को दिया जाए कंक्लूजन कि आप कैसे इस क्राइसिस को रिजॉल्व करेंगे या आप कैसे मानेंगे, कि या अलग अलग स्कॉलर्स क्या बोलना चाहेंगे, तो सबसे पहले रियलिस्ट क्या बोलेंगे कि स्टेट किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल पे टिका रहना है। तो वो बोलेंगे कि रशिया को कोई ऐसा आप अग्रीमेंट दे दीजिए कि यूक्रेन, या एश्योरेंस दे दीजिए कभी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। तो जैसे ही रशिया को कोई भी एश्योरेंस मिल जाएगा या रिटर्न में एग्रीमेंट हो जाएगा जिससे ये बोल दिया जाए कि रशिया को यूक्रेन अब नाटो ज्वाइन नहीं करेगा और तुम अपनी फोर्सेस वापस ले लो, तो ये रशिया ऐसा करेगा। लिबरल्स क्या बोलना चाहेंगे कि लेट्स कम टू अ डायलॉग, एक डायलॉग पे आते हैं, बातचीत करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि कैसे हम आपस में बेस्ट कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड इतना इंटरडिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम अपने ट्रेड्स में कुछ ना कुछ एक दूसरे को कंसेशंस ग्रांट करें और चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करें। लास्टली कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या आर्ग्यू करेंगे कि लेट्स चेंज आवर परसेप्शन, जो हमारा नज़रिया है और कैसे स्टेट एक्ट कर रहे हैं वैसे वो चेंज किया जाए, और स्टेट की एजेंसी, जो स्टेट है उसके पास वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर है किसी भी चीज़ में, उसको इतनी एजेंसी दी जाए कि वो एक्ट करे और अपना जो परसेप्शन है, ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूक्रेन और नाटो हमेशा पावरफुल फोर्स होगा, उसको चेंज करें और ये माने कि यूक्रेन और नाटो एक पीसफुल फोर्स है जो कि सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे करके वो अपना परसेप्शन चेंज करके दोबारा इस अनार्की को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों थ्योरिस्ट क्या मानते हैं, एक चीज़ जो ऐसी जिस पे अग्री कर रहे हैं कि सिस्टम में अनार्की है। इनकी थ्योरी बस उस अनार्की से कैसे डील किया जाए, कैसे उस अनार्की को कम किया जाए, उस अनार्की के साथ रहा जाए, उसका अलग अलग वेज दे रहे हैं। तो आईआर में आपको अनार्की को मिटिगेट करने के, उसको डील करने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कुछ और ऐसा पॉइंट है जो हमने मिस आउट कर दिया, फॉर इंस्टेंस हम चाहते तो इसमें कौटिल्य की मंडला थ्योरी यूज़ कर सकते थे, मित्र अरिमित्र, ऐसे बहुत से न्यूआंसेस हैं जो आप चाहें तो अपनी तरफ से इसमें ला सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, वी विल कम विद अनदर वीडियो ऑन अनदर सब्जेक्ट। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू, बाय।